फाइनली दोस्तों, iCube कमर सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। ये 8 मई दोपहर 1 बजे के करीब चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। सबसे पहले चाइना का चैंग-ई 6 चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और जिस पॉइंट पर iCube Q कमर को रिलीज करना था, वहां जाकर चैंग-ई 6 iCube कमर को चैंग-ई 6 से अलग किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चैंग-ई से अलग होने की वीडियो को रिकॉर्ड किया। और जब ये चांद के ऑर्बिट में अच्छी तरह से सेट हो गए तो इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया गया और फिर इसके कैमरे को चेक करने के लिए जमीन की एक तस्वीर खींची गई और फिर चांद की एक तस्वीर खींची गई, लेकिन इन तस्वीरों को अभी जारी नहीं किया गया। इस सैटेलाइट को अच्छी तरह सेट करने के बाद और इससे खींची गई तस्वीरों को स्टडी करने के बाद इन तस्वीरों को 15 से 16 मई तक पब्लिश किया जाएगा। चंद दिनों तक इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया जाएगा और फिर इस चांद के सरफेस की तस्वीरों को खींचा जाएगा और हम पहली बार चांद को अपने सैटेलाइट से इतनी ज्यादा करीब से देख पाएंगे और पाकिस्तान अपने मिशन को चांद पर भेजने वाला छठा मुल्क बन गया है। ये सैटेलाइट 3 से 6 माह तक चांद की तस्वीर को जमीन पर भेजता रहेगा। आप ये वीडियो देखें जिसमें चैंग-ई 6 अगले 1 वीक तक चांद के गिर्द ऑर्बिट करना है, क्योंकि इस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है। इतनी स्पीड में ये डायरेक्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये स्पीड के साथ चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो ये स्पेसक्राफ्ट सीधा चांद से जाकर टकराकर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए इस चांद पर लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को नेक्स्ट 1 वीक तक चांद के ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा, ताकि चांद की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड कम हो सके। हर ऑर्बिट में ये चांद के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। ये एक ऑर्बिटर को भी चांद के ऑर्बिट में इजेक्ट करेगा। ऑर्बिटर को ऑर्बिटेक्ट में इजेक्ट करने के बाद ये चांद के करीब होता जाएगा। जब चांद के गिर्द इसका आखिरी ऑर्बिट होगा तो इसकी स्पीड काफी हद तक कम हो चुकी होगी और फिर इसमें लगे लैंडर लैंड करने की तैयारी शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये चांद पर फ्लाई करेगा और जिस जगह इसे लैंड करना है ये लैंडर उस जगह को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद लैंडर उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इस वक्त लैंडर का राब्ता चाइना के स्पेस स्टेशन से टूट जाएगा, क्योंकि ये लैंडर चांद के सामने वाली साइड पर लैंड नहीं कर रहा, बल्कि चांद की दूसरी साइड पर लैंड कर रहा है। यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब इंडिया का लैंडर भी चांद पर लैंड हो रहा था तो सतह के कुछ फीट ऊपर उसका सिग्नल इंडिया के स्पेस स्टेशन से टूट गया था और इसके इस स्पेस लैंडर का राब्ता भी टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो ऑर्बिटर और सैटेलाइट चाइना का चांद पर मौजूद है उससे सिग्नल मिलने के चांसेस हैं। अगर इसका राब्ता टूट भी जाता है तब भी इसमें AI टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर खुद लैंड करवाएगी। इस स्टेज को 15 मिनट डेथ स्टेज कहा जाता है और इसी स्टेज में ज्यादातर मिशन फेल होते हैं, क्योंकि इसमें लैंडर का राब्ता जमीन पर मौजूद साइंसदानों से टूट जाता है और फिर इसमें लगी AI टेक्नोलॉजी को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद लैंडर को चांद पर लैंड करवाते हैं। लेकिन अगर AI टेक्नोलॉजी थोड़ी सी भी मिस्टेक करती है तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। 19 जनवरी 2020 को जापान का स्पेस लैंडर जब लैंड कर रहा था तो उसका राब्ता जमीन से टूट गया और वो सर के बल लैंड हुआ, लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद उसने जमीन पर सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। जब चैंग-ई 6 लैंडर चांद पर लैंड होगा तो ये सबसे पहले जमीन पर सिग्नल भेजेगा, जिससे चाइना के साइंसदानों को पता चल जाएगा कि लैंडर बिल्कुल सही सलामत लैंड हो चुका है। फिर कुछ देर बाद इसके अंदर से एक रोवर को बाहर निकाला जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारी न्यूज आई है कि इसमें एक नहीं 2 रोवर हैं। इसमें एक सीक्रेट रोवर भी है। अब ये बात कितनी सच है ये तब पता चलेगा जब ये लैंडर चांद पर लैंड करेगा। रोवर के बाहर आने के बाद उसे चांद की सतह पर चलाकर देखा जाएगा कि लैंडिंग करते वक्त इसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, क्या ये सही से चल रहा है। फिर इसके कैमरे को टेस्ट किया जाएगा और इसके अंदर ड्रिलिंग मशीन लगी है, उसे भी चलाकर देखा जाएगा और वहाँ की तस्वीरों को जमीन पर भेजा जाएगा। यानी कई दिनों तक इसे अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद इसके डेटा को जारी किया जाएगा। जब इसके सारे टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे फिर ये वहाँ के सरफेस को स्टडी करेगा और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को लेकर लैंडर तक पहुँचाएगा और फिर लैंडर उन सैंपल्स को स्पेस में मौजूद ऑर्बिटर तक पहुँचाएगा और फिर वो ऑर्बिटर उन सैंपल्स को जमीन पर पहुँचाएगा और फिर चाइना के साइंसदान उन सैंपल्स को स्टडी करके ये जानेंगे कि आखिर चांद के डार्क साइड पर क्या कुछ मौजूद है।
ये पहली बार है जब चाइना के रोवर चांद के फार साइड पर लैंड होकर वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर भेजेंगे, क्योंकि चांद के सामने वाली साइड पर जाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन चांद की डार्क साइड पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। वो क्रेटर्स इतने बड़े हैं कि साइंसदानों के मुताबिक उन क्रेटर्स में अरबों सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पानी, जिसकी वजह से उन क्रेटर्स के अंदर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद होगा और ये रोवर उस पानी को भी फाइंड करेगा। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि इंडिया ने सबसे पहले चांद पर पानी के सबूत को फाइंड किया। इंडिया ने वहाँ पर पानी को फाइंड करने की कोशिश तो की, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो चांद पर पानी को फाइंड नहीं कर सके। लेकिन चाइना का ये मिशन 53 डेज का है, जिसमें ये चांद की डार्क साइड को काफी ज्यादा स्टडी कर सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ पानी को भी फाइंड कर लिया जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज के बारे में बताया था। जैसे 2019 में चैंग-ई 4 स्पेस रोवर ने चांद पर कुछ फाइंड किया था, लेकिन ये चीज क्या थी इसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। हो सकता है इस रोवर के जरिए उस चीज को दोबारा से स्टडी करके पता लगाया जा सके कि वो चीज क्या है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सैटेलाइट के मुकाबले में ये मिशन बहुत ज्यादा बड़ा है, जो चांद के डार्क साइड को स्टडी करने जा रहा है। अब जैसे ही पाकिस्तानी सैटेलाइट और चैंग-ई 6 चांद की तस्वीरों को जारी करेंगे, मैं उन पर डिटेल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। आपका इन दोनों मिशंस के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।